All right, so going ahead from mirror में purely reflection होता है, तो हम अब refraction की बात करेंगे. So now going ahead with refraction of light. Refraction of light. तो refraction of light इसमें दो टॉपिक होते हैं अलग अलग. एक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेस और एक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट कर्व सरफेस. कर्व सरफेस में लेंस का केस आता है. ओके, तो दैट वी विल डिस्कस लेटर. फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग, लेट्स से वी हैव एन इंटरफेस. इंटरफेस इज अ सरफेस व्हिच सेपरेट्स टू डिफरेंट मीडियम्स. हो सकता है हमारे पास वाटर हो, राइट, हो सकता है हमारे पास ग्लास हो, and then we have, let us say, this is the surface. So more or less this is the surface that we are talking about. तो ऊपर का जो surface होगा, it will act as an interface. Interface मतलब again I am telling you it is a surface only, but ये दो mediums को separate करता है. तो something like this. तो ये जो ऊपर का सरफेस है x y, दिस इज इंटरफेस. नाउ लेट्स से एक रे ऑफ लाइट आया जो यहाँ पे इंसिडेंट हुआ ऑन दिस इंटरफेस. नाउ इन दिस केस एज यू कैन सी, लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, क्योंकि एयर टू वाटर जा रहा है, एयर टू ग्लास जा रहा है, जो भी मटेरियल होगा, बट एयर ये रेयर मीडियम होता है और ग्लास या फिर वाटर ये डेंसर मीडियम होता है. तो सबसे पहले एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आपको एक नॉर्मल ड्रॉ करना होता है हमेशा, बिकॉज एंगल्स हम हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल ही मेजर करते हैं. सो जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा, इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल. सो इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल. ओके, angle made by incident ray with respect to normal is called as angle of incidence, and angle made by refracted ray, refraction मतलब bending of light होता है basically, तो light bend हुआ, तो angle made by refracted ray with respect to normal is angle of refraction r. अगर यहाँ पे मान लो ये इंटरफेस नहीं होता, तो उस केस में रे ऑफ लाइट जो है वो सीधा सीधा ट्रैवल करता. अगर इंटरफेस नहीं होता तो जो रे ऑफ लाइट है वो सीधा सीधा ट्रैवल करता, वो सीधा स्ट्रेट लाइन में जाता, राइट. बट इन रियलिटी लाइट जो है वो बेंड हुआ है, तो जितने अमाउंट से लाइट बेंड हुआ है उसको आप बोलते हो एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा. तो आई यहाँ पे है एंगल ऑफ इंसिडेंस, सो इंसिडेंस एंगल. आर यहाँ पे है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन एंगल. ओके, यू कैन से एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ऐसा भी बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है. आई एम जस्ट लिटिल लेजी टू राइट लाइक दिस, तो इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया उसको. So angle of incidence, angle of refraction, और ये जो डेल्टा है this is called as angle of deviation. Angle of deviation, इतने अमाउंट से लाइट बेंड हुआ, डेल्टा, राइट. ऑफ कोर्स आपको पता होना चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और ए टोटल एंगल दे आर इक्वल बिकॉज दे आर opposite, vertically opposite. Okay, so you should know I equal to r plus delta, which means delta is equal to I minus r. So angle of deviation आपका आ गया angle of incidence minus angle of refraction. अब सबसे पहले रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए. प्रॉपर्टी नंबर 1, whenever light travels from rarer medium into denser medium, it bends towards normal. So when a ray of light goes from a rarer to denser medium,
rarer to denser, light bends towards normal, towards normal. दूसरा denser to rarer, light bends away from normal, normal से दूर जाएगा. Okay, then these are two basic properties of refraction. Then you should know what is Snell's law. तो Snell's law जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही याद रखना है. I don't want you to get confused. तो हमेशा याद रखना जिस मीडियम से लाइट ट्रैवल करेगा मीडियम 1, और जिस मीडियम में जाएगा उसको मीडियम 2 बोलेंगे, राइट. तो मीडियम 1, मीडियम 2, ये याद रखना. किसको मीडियम 1 बोला है, किसको मीडियम 2 बोला है. लाइट का जो ओरिजिनल मीडियम था उसको मीडियम 1 बोला है, ओके, और जिस मीडियम में गया उसको मीडियम 2 बोला है. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 इनटू साइन ऑफ एंगल इन मीडियम 1, एंगल ऑफ साइन ऑफ एंगल मीडियम 1, कौन सा एंगल है मीडियम 1 में, आई. तो μ1 साइन आई इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इनटू साइन ऑफ एंगल मीडियम 2. डेल्टा एंगल जो है ये सिर्फ हमको इतना बताता है कि कितने अमाउंट से रे डेविएट हुआ, राइट. मैंने क्या बताया था आपको कि हमेशा जो हमारे एंगल्स ऑफ इंटरेस्ट होते हैं वो विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल मेजर करते हैं. तो विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल मीडियम 2 में कौन सा एंगल है, रिफ्रैक्शन एंगल. तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ μ1 sin r इक्वल टू μ2 sin r. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये मीडियम 1 में है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मीडियम 2 में है. ओरिजिनल जो मीडियम होगा उसको मीडियम 1 बोल दो. फिर ऐसा भी हो सकता है, इट इज ऑल्सो पॉसिबल, आपको ऐसा उल्टा दिया हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर. लाइट नीचे से ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो नीचे मीडियम 1 बोलूंगा, ऊपर के मीडियम को मीडियम 2 बोलूंगा. लाइट ऊपर से नीचे जा रहा है तो जहां से लाइट ट्रेवल कर रहा है उसको मैं हमेशा मीडियम 1 बोलने वाला हूं. तो इट हेल्प्स बेसिकली. तो ये याद रखना, ओरिजिनल मीडियम मीडियम 1, μ1 साइन ऑफ एंगल इन मीडियम 1 इक्वल टू μ2 साइन ऑफ एंगल इन मीडियम 2. ओके, नाउ यू कैन आल्सो राइट डाउन इन शॉर्ट, आप ऐसा भी लिख सकते हो इसको, म्यू इनटू साइन थीटा इक्वल टू कांस्टेंट बोल सकते हो आप, क्योंकि आपको पता है μ1 sin i इक्वल टू μ2 sin r इक्वल टू μ3 साइन ऑफ सम अदर एंगल इक्वल टू μ4 साइन ऑफ सम अदर एंगल. तो ये म्यू इनटू साइन थीटा इक्वल टू कांस्टेंट है, दिस इज स्नेल्स लॉ, राइट. सो बाय द वे आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, यू कैन राइट इट लाइक दिस, साइन ऑफ i अपॉन साइन ऑफ r इक्वल टू μ2 बाय μ1. और ये जो μ2 बाय μ1 है इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1. या 1 नीचे लिख सकते हो, 1 ऊपर भी लिख सकते हो, नोटेशन आपके ऊपर है. सो μ2 बाय μ1 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, राइट. याद रखना, μ2 बाय μ1 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1. अब ऐसा भी हो सकता है, मान लेते हैं मीडियम 2 ग्लास है और मीडियम 1 एयर है या वैक्यूम है. तो अगर मीडियम 1 एयर या वैक्यूम है तो फॉर एयर और वैक्यूम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1. तो उस केस में आप इसको लिखोगे सिर्फ μ2, क्योंकि μ1 तो 1 हो गया, राइट. इसको बोलते हो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सो व्हेन यू टेक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम, दैट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. So refractive index of a medium with respect to vacuum is absolute refractive index. मान लेते हैं अगर मीडियम 1 एयर की जगह पे वाटर है, तो फिर ये जो आप लिखोगे, आप बोलोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, इसको बोलोगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो सिर्फ इतना याद रखना कि जब नोटेशन में सिर्फ μ2 लिखा है
μ2 लिखा है, यहाँ पे 1 नहीं है, नीचे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब मीडियम 1 जो था वो एयर या वैक्यूम था। इट इज समथिंग विच विल कम फ्रॉम बेसिक अंडरस्टैंडिंग, अभी ये याद रखना आप। तो सिर्फ μ2 बोलना या फिर सिर्फ μ2 बोलो या नीचे अगर 1 है तो इट मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, मीडियम मतलब यहाँ पे मीडियम क्या था, ग्लास, with respect to air. Okay, so anyways we'll talk in details about it later. तो ये पता होना चाहिए आपको। तो this is Snell's law basically, इतना आपको पता होना चाहिए। Then क्योंकि हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात ऑलरेडी कर ही ली है, तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अलग अलग डेफिनेशंस देख लेंगे। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिजिकली क्या मतलब होता है। देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय डेफिनेशन, refractive index of any medium with respect to vacuum। अब with respect to vacuum क्यों बोला मैंने, क्योंकि मैंने बताया था यहाँ पे कि ये ग्लास है, तो ग्लास आप एयर में रख सकते हो, ग्लास आप वाटर में भी रख सकते हो, ग्लास आप केरोसिन में भी रख सकते हो, ग्लास आप कुकिंग ऑयल में भी रख सकते हो, ग्लास आप कोकोनट ऑयल में भी रख सकते हो। तो सराउंडिंग मीडियम क्या है उस पर डिपेंड करेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू। So refractive index of a medium with respect to vacuum is defined as speed of light in vacuum to that of speed of light in medium। होता क्या है बेसिकली, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, ये बेंडिंग हुआ, तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि ये जो रिफ्रैक्शन हुआ है या लाइट बेंड हुआ है, ये बेंड हुआ क्यों। ये बेंड इसके लिए हुआ क्योंकि जब लाइट मीडियम चेंज करता है तो उसका स्पीड भी चेंज होता है उसके साथ साथ। तो हेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड इन वैक्यूम अपॉन स्पीड इन मीडियम, अपॉन स्पीड इन मीडियम। तो ये आएगा आपका C/V। So this is equal to C/V. So in general you can write down refractive index of medium 2 with respect to 1 as speed of light in medium 1 to that of medium 2। ये general definition हो गया, right? Okay, then what do we know? We know that V is n lambda, तो n lambda 1 upon n lambda 2 which is equal to lambda 1 by lambda 2। तो और एक चीज आपने सीखी, मैंने यहाँ पे n1 lambda 1 नहीं लिखा, मैंने n lambda 1 लिखा है, नीचे भी n2 lambda 2 नहीं लिखा, n lambda 2 लिखा है। मतलब जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स द सेम, चेंज होता है तो वेवलेंथ चेंज होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of medium 2 with respect to 1 can be defined as V1 by V2, or it can be defined as lambda 1 by lambda 2, or it can be defined as mu2 by mu1। तो बहुत सारे डेफिनेशंस है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली बताता क्या है, आपको सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यही बताता है व्हाट हैपेंस टू स्पीड ऑफ लाइट व्हेन इट चेंजेस मीडियम। एयर से ग्लास में गया तो स्पीड डेफिनेटली कम हो जाएगा, कितना होगा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएगा। एयर टू वाटर गया तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज हुआ, तो कितना हुआ वो आपको बताएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फिजिकल मीनिंग पता होना चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिव्स यू इंफॉर्मेशन अबाउट स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम बेसिकली, राइट। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज Cauchy's equation, Cauchy's empirical equation, Cauchy's empirical equation। empirical का मतलब होता है एक्सपेरिमेंटल, ओके। तो ये जो है ये एक्सपेरिमेंट से, ऑब्जर्वेशन से बनाया गया रिलेशन है। सो बाय Cauchy's empirical relation, Cauchy's relation, it gives you refractive index as a function of wavelength। So mu is equal to A plus B by lambda square plus C by lambda raised to 4
plus d by lambda raised to 6 plus e by lambda raised to 8, तो बेसिकली यहाँ पे lambda raised to 0 है. So refractive index is related to wavelength by this formula where a, b, c they are constants. Okay, right? तो सिर्फ पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछ लेते हैं. So relation between refractive index and wavelength is this: a by lambda raised to 0 plus b by lambda raised to 2 plus c by lambda raised to 4, so on so forth. सिर्फ even power है यहाँ पे. All right. Then you should know what is principle of reversibility of light. So principle of reversibility of light. तो ये क्या होता है? Let's see what is this. मान लो we have a medium here. Ray of light, सबसे पहले तो मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ because you need normal every time. तो ये नॉर्मल है, नॉर्मल टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस. अब ऐसा है कि एक रे ऑफ लाइट आया, then it bends towards normal, क्योंकि यहाँ पे मीडियम 1 से लाइट आया फ्रॉम रेयर मीडियम और वो डेंसर मीडियम में गया, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल. अब क्वेश्चन ये है दैट अगर रे उल्टी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा होता, व्हाट इफ लाइट वाज ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो क्या वो सेम पाथ ट्रैवर्स करेगा? यस. सो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी टेल्स यू दैट इफ द डायरेक्शन ऑफ पाथ ऑफ लाइट इज रिवर्स, या फिर आप बोल सकते हो direction of travel of light is reversed, it traces exactly the same path in reverse order. तो लाइट का सिर्फ पाथ अगर आपने सिर्फ डायरेक्शन आपने रिवर्स कर दिया तो रे ऑफ लाइट एग्जैक्टली सेम पाथ ट्रैवर्स करेगा, सेम पाथ फॉलो करेगा. प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी. मीडियम 1 से मीडियम 2 लाइट जा रहा था, रेयर मीडियम था, मीडियम 1 मीडियम 2 डेंसर मीडियम था, तो लाइट वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम. अगर उल्टा कर देते हम लोग, इफ लाइट अगर लाइट का ट्रैवलिंग का डायरेक्शन उल्टा कर देते तो भी सेम पाथ फॉलो करता लाइट. सो दैट इज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी. बट इट गिव्स यू अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन. जैसे कि हमको पता है, अभी हमने देखा, जस्ट नाउ वी हैव सीन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है I, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है R. जस्ट नाउ वी हैव सीन refractive index of medium 2 with respect to 1 is sin I by sin R. ये गड़बड़ होती है, 100% कंफ्यूजन होता है. इसलिए मैं बोलता हूं कि ऐसा लिखना ही नहीं, ऐसा लिखना ही नहीं. आप क्या करना, आपने बोलना, पहली बार की बात करो, when you are just going ahead with practicing things, तो mu1 sin I equal to mu2 sin R. फिर आप बोलोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज sin I by sin R. फिर आप बोलोगे दैट mu2 1 इज sin I by sin R. इक्वेशन नंबर 1 रेडी, राइट. अगर लाइट उल्टी डायरेक्शन में ट्रेवल करता तो फिर आप लिखते रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 विच इज sin R by sin I. कुछ नहीं, यहीं से लिया मैंने वो. इक्वेशन नंबर 2. अब अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 मल्टीप्लाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, दिस इज इक्वल टू sin I by sin R, which is into sin R by sin I, which is equal to 1. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 मल्टीप्लाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, ये 1 आया. इसका मतलब क्या होता है कि एंगल्स भी चेंज नहीं हुए, मतलब लाइट ने एग्जैक्टली सेम पाथ ट्रेवल किया है, सिर्फ एंगल ऑफ इंसिडेंस जो था वो अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन गया है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो था वो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन गया है, क्योंकि सिर्फ हमने डायरेक्शन को उल्टा कर दिया, दैट्स इट. ओके, तो इट इज इंपॉर्टेंट रिजल्ट. क्यों इंपॉर्टेंट है? तो अब प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी
आपको समझने से कुछ है ही नहीं, 1 से 2 में जा रहा था या फिर 2 से 1 में जा रहा है, सेम पाथ फॉलो करेगा, दैट्स इट। 1 से 2 में जा रहा है तो जिसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला है वो सेकंड केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन जाएगा, दैट्स इट, बिकॉज डायरेक्शन आपने उल्टा कर दिया, दैट्स इट। इतना ही प्रिंसिपल रिवर्सिबिलिटी है। अब इसका एप्लीकेशन कहाँ है? देखो, हम हमेशा हमेशा ऐसा हुआ क्या, दो ही मीडियम है, एयर है वाटर है, एयर है ग्लास है, नहीं, ऐसा नहीं होता। कभी कभी आपके पास 3 4 5 मीडियम है, एयर है, उसके बाद ऑयल नंबर 1 है, फिर ऑयल नंबर 2 है, फिर नीचे ग्लास है, होता है। यू मे हैव मल्टीपल मीडियम्स थ्रू विच दिस रे ऑफ लाइट विल ट्रेवल। तो उस केस में हमको प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी की इंफॉर्मेशन लगने वाली है, उसके लिए जो भी फॉर्मूला बनेगा। तो लेट अस सी रिफ्रैक्शन थ्रू सेवरल मीडिया। रिफ्रैक्शन थ्रू सेवरल मीडिया। तो अब इस केस में मान लेते हैं हम कि हमारे पास 2 3 4 मीडियम है, जो भी होगा। तो लेट मी टेक मीडियम नंबर 1, ओके। तो ये मीडियम नंबर 1 है मान लो। Right. Then we have, let us say, medium number 2, हमारे पास सेकेंड मीडियम है। फिर हमारे पास और मीडियम है, मीडियम नंबर 3। आप चौथा रहना चाहो तो चौथा भी ले सकते हो, डजंट मैटर। सो वी हैव सम वन मोर मीडियम, मीडियम नंबर 3। तो ऐसे 3 4 मीडियम है हमारे पास। जस्ट अस्यूम वी हैव 3 to 4 mediums, okay। Now if there is a ray of light, हमारे पास एक रे ऑफ लाइट है, तो वो रे ऑफ लाइट पहले सरफेस पे आया। The ray of light is traveling from rarer to denser medium, so it will bend towards normal, so it will bend towards normal, okay। फिर ये रे ऑफ लाइट पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, डिपेंडिंग ऑन, ये डिपेंड करेगा अब कि मीडियम नंबर 1 डेंसर है या मीडियम नंबर 2 डेंसर है, उस पर डिपेंड करेगा। तो अगर मीडियम नंबर 1, मैं नाम देता हूं उसको पहले, दिस इज लेट अस से मीडियम 1, दिस इज मीडियम 2, दिस इज मीडियम 3। तो अब डिपेंड करेगा कि मीडियम नंबर 1 डेंसर है कि मीडियम नंबर 2 डेंसर है। अगर मीडियम नंबर 1 डेंसर है तो आपको पता है whenever light travels from denser to rarer, it bends away from normal। अगर मीडियम नंबर 1 rarer है तो it will further bend towards normal। तो डिपेंड करेगा मीडियम टू मीडियम, तो या तो ऐसा जाएगा या फिर ऐसा जाएगा, राइट। सो रे ऑफ लाइट विल ट्रेवल अकॉर्डिंग टू द, आई मीन which one is denser medium। so मैं फॉर द टाइम बीइंग जनरल डायग्राम ही ड्रॉ कर रहा हूँ, तो आई एम नॉट वरीड अबाउट which one is denser which one is rarer। मुझे फिलहाल उससे कोई मतलब नहीं है, तो हमको जनरल इक्वेशन बनाना है। so that's why I'm just writing like this। so in any case, okay, तो आप ऐसा भी बोल सकते हो, you can also call air as medium 1, ये भी चलेगा। तो आप एयर को ही मीडियम 1 बोल दोगे तो भी चलेगा। फिर ये जो है ये हो जाएगा मीडियम नंबर 2, ये हो जाएगा मीडियम नंबर 3 और नीचे आ जाएगा मीडियम नंबर 4। पहले मीडियम में जो एंगल बना है दैट इज एंगल आई, और ये जो एंगल है लेट अस से दिस इज R1। अब ये R1 है तो ये भी R1 होगा, क्यों, अल्टरनेट एंगल, राइट। अगर ये R1 है ये R2 है, फिर यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये एंगल भी R2 होगा। फिर बाद में जो और एंगल बनने वाला है दैट इज R3 एंगल, राइट।
तो इजी है. नाउ व्हाट यू कैन राइट डाउन, हमको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, साइन ऑफ एंगल इन मीडियम 1 टू दैट ऑफ साइन ऑफ एंगल इन मीडियम 2. ओके, दैट इज R1. ये नहीं समझेगा तो फिर वापस जो मैंने ट्रिक बताई है, μ1 साइन ऑफ एंगल इन मीडियम 1 इक्वल टू μ2 साइन ऑफ एंगल इन मीडियम 2. तो यहां से आप लिख सकते हो. थोड़ा सा ये टॉपिक हेवी जाता है. इन रियलिटी इट इज नॉट वेरी हेवी, इट इज सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल. फिर आपको सिर्फ यहाँ पे समझना ही है. ये आप यहाँ से लिख सकते हो μ2 by μ1 इक्वल टू साइन I by sin R1, which is refractive index of medium 2 with respect to 1, sin I by sin R1. Similarly, अगर मैं यहाँ पे Snell's law अप्लाई करता हूँ, if I apply Snell's law between interface 2 and 3, 2 और 3 इन दोनों surfaces को जो separate कर रहा है, अगर मैं वहां पे अप्लाई करता हूँ Snell's law, I will get μ2 sin R1 इक्वल टू μ3 sin R2, है ना. μ2 sin of R1, μ3 sin of R2. ओके, तो ऐसा मैं अप्लाई कर सकता हूं. तो दिस इज μ2, दिस इज μ3. तो आप लिख सकते हो यहां से μ3 by μ2 इक्वल टू साइन R1 by sin R2. That is refractive index of 3 with respect to 2 equal to sin R1 by sin R2. अब मैं अगर Snell's law यहाँ अप्लाई करता हूँ, फिर आप वापस Snell's law फॉलो करो. आप क्या बोलोगे? You will say this. You will say μ3 sin R2 इक्वल टू μ4 sin R3. मतलब μ4 by μ3 इक्वल टू साइन ऑफ R2 by sin of R3. मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 4 with respect to 3 इक्वल टू साइन R2 by sin R3. राइट. तो अब let me take this to the next page. आ गया. अब हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 था. इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 3 विद रिस्पेक्ट टू 2. इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 4 विद रिस्पेक्ट टू 3. तो हमसे मल्टीप्लाई करने वाले हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, मीडियम 3 विद रिस्पेक्ट टू 2, मीडियम 4 विद रिस्पेक्ट टू 3 इक्वल टू व्हाट वाज μ21? इट वाज sin I by sin R1. तो ये आपको मिलेगा sin I by sin R1. थोड़ा मैं लेजी हूँ, यू अंडरस्टैंड व्हाई आई एम डूइंग दिस, समझ जाएगा आपको. तो ये आपके पास μ21 था sin I by sin R1, μ3 with respect to 2 था sin, look here, यहाँ पे sin R1 by sin R2. तो ये आपके पास आएगा sin R1 by sin R2. ये आपके पास आएगा sin R2 by sin R3. राइट, गुड गुड. तो what do we notice? S. What do we notice? S. ये कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल. राइट. ऐसा हमारे पास अगर बहुत सारे मीडियम होंगे तो अल्टीमेटली व्हाट यू विल गेट इज, जब फाइनल रे बाहर निकलेगा, फाइनली जब रे ऑफ लाइट वापस एयर में आएगा, when the ray of light goes back to air, लास्ट मीडियम के बाद जब रे ऑफ लाइट बाहर निकलेगा, वापस एयर में जाएगा, तो उस केस में यहां जो एंगल होता है, this angle becomes again angle of incidence I because of reversibility principle.
राइट। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको हटा ही देता हूँ यहाँ से, वी डोंट नीड दिस। तो अब हम बोल सकते हैं कि जब फाइनली इन फाइनल केस दिस एंगल ओवर हियर, ये एंगल वापस आई बनने वाला है आखिरी में। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के हिसाब से अगर मैंने रे को डायरेक्शन उल्टा कर दिया तो सेम पाथ ट्रेवल करना चाहिए। सेम पाथ अगर ट्रेवल करना है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस हमेशा इक्वल होगा। सो आप बोल सकते हो यहाँ पे आपको मिल गया μ21 μ32 μ43 equal to sin I by sin R3, but according to principle of reversibility you should have R3 equal to I, and therefore आपको मिलेगा refractive index of 2 with respect to 1, 3 with respect to 2, 4 with respect to 3 equal to in total 1, क्योंकि sin I by sin I हो जाएगा। 10 मीडियम होंगे तो भी 1, तो μ21 μ32 μ43 μ54 so on so forth equal to 1, ये प्रोडक्ट हमेशा 1 रहता है। तो ये रिजल्ट जो है ये हमको बहुत काम में आने वाला है while solving numericals। तो so far हमने आज के सेशन में अभी तक क्या किया है, फिर मैं आगे जाता हूँ विद मोर टॉपिक्स। तो हमने अभी तक आज के सेशन में सिर्फ ये देखा कि लाइट का बेंडिंग कैसा होगा, मतलब टुवर्ड्स नॉर्मल होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा। रेयरर टू डेंसर है तो टुवर्ड्स होगा, डेंसर टू रेयरर है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा। फिर एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है। एंगल ऑफ डेविएशन इज इंसिडेंस एंगल माइनस रिफ्रैक्शन एंगल। स्नेल्स लॉ क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। देन वी स्टार्टेड विद प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। सिर्फ इतना ही है, चेंज डायरेक्शन ऑफ लाइट ट्रेवल, मेक इट अपोजिट, इट विल फॉलो द सेम पाथ। फिर उससे हम लोग एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट पे आए, राइट। सो इफ यू हैव 10 मीडियम, μ21 into μ32 into μ43 into μ54 into μ65 into μ76 मल्टीप्लाई करते जो आखिरी में सबका प्रोडक्ट बनाएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स व्हेन यू हैव रिफ्रैक्शन थ्रू सेवरल मीडियम। ओके, गुड। नाउ अब we have to see something which is called as lateral shift। lateral shift बहुत easy है, important भी है। मान लो हमारे पास एक ग्लास स्लैब है, so we have a glass slab something like this। ये एक ग्लास स्लैब है हमारे पास, एक रे ऑफ लाइट है which was traveling and वो ग्लास स्लैब पे इंसिडेंट हो गया। तो सबसे पहले एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, मैं इस पॉइंट को कुछ नाम दे देता हूँ क्योंकि ऑफ कोर्स हमको आगे जाके यूज करना है, और इस लाइन को मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ। मैं नॉर्मल को सिर्फ एक्सटेंड कर रहा हूँ क्योंकि हमको कुछ डिराइव करना है यहाँ पे। तो लेट अस से ये जो पॉइंट है इसको मैं ओ पॉइंट बोल देता हूँ। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया आई। तो लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर, मतलब रेयर मीडियम, इनटू ग्लास। ये ग्लास है, मतलब लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। तो लाइट का पहला रिफ्रैक्शन ओ पॉइंट पे होगा, फर्स्ट रिफ्रैक्शन, इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल समथिंग लाइक दिस। अब लाइट का जो सेकेंड रिफ्रैक्शन है, लाइट का सेकेंड रिफ्रैक्शन है, वो मान लो यहाँ पे हो रहा है, और इस पॉइंट को भी कुछ नाम दे देंगे। सो लाइट इज अंडरगोइंग second refraction at this particular point, which is point M। let us say इसको point P बोल देता हूं मैं।
this is point M, this is point P. अब what will happen? Second refraction, लेकिन अब इसके बाहर वापस से एयर है, तो लाइट is now traveling from glass to air. Glass to air मतलब it will bend away from normal, so the light is bending away from normal, ऐसा, right? तो अगर आप एक चीज नोटिस करोगे वो है ये, that ये जो रे ऑफ लाइट है, अगर ग्लास स्लैब नहीं होता, अगर ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये रे ऑफ लाइट सीधा ट्रेवल करता, राइट? इफ देयर वाज नो ग्लास स्लैब एट ऑल तो लाइट बेंड क्यों होगा? अगर ग्लास स्लैब नहीं तो लाइट बेंड नहीं होगा। तो अगर ग्लास स्लैब नहीं होता तो लाइट सीधा ट्रेवल करता, ओके? ग्लास स्लैब के से दो रिफ्रैक्शन हुए, एक O पॉइंट पे, एक M पॉइंट पे, राइट? ग्लास की वजह से क्या हुआ है? ग्लास की वजह से रे ऑफ लाइट शिफ्ट हुआ है, उसको बोलते हैं लैटरल शिफ्ट। कितने से शिफ्ट हुआ? तो वो d अमाउंट से शिफ्ट हुआ। तो शिफ्ट कैसे निकालोगे? ये शिफ्ट है, दिस डिस्टेंस इज d। मैं सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ आपको, बहुत सिंपल है, एक्सट्रीमली सिंपल। देखो, ग्लास स्लैब नहीं होता तो लाइट सीधा ऐसा जाता, यस, ओके, बट ग्लास स्लैब है तो लाइट ऐसा आया, यहां से पहला रिफ्रैक्शन हुआ, टूवर्ड्स बेंड हुआ, दूसरा रिफ्रैक्शन हुआ, अवे बेंड हुआ। मतलब अल्टीमेटली जो एमर्जेंट रे है, ये एमर्जेंट रे है, ये ओरिजिनल डायरेक्शन को पैरेलल है, सिर्फ शिफ्टेड है। तो ये जो शिफ्ट है d, इसको बोलते हैं हम लोग लैटरल शिफ्ट। सो दिस d इज कॉल्ड एज लैटरल शिफ्ट, दैट्स इट, राइट? नाउ हमको लैटरल शिफ्ट का इक्वेशन चाहिए। तो टू स्टार्ट ऑफ विथ, ये जो थिकनेस है स्लैब का, इस थिकनेस को मैं मान लेता हूँ थिकनेस ऑफ दिस स्लैब इज t। ये जो स्लैब है ये t थिकनेस का था। अब लेट अस गिव इट सम नेम्स, मैं इसको बोलता हूँ पॉइंट n, ओके? आपको ऑलरेडी पता है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन r होता है, ये एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा होता है, यू ऑलरेडी नो दिस। और आपको ऑलरेडी पता है, क्या पता है आपको? ये पता है दैट I is equal to R plus delta, angle of incidence equal to angle of refraction plus deviation angle, मतलब angle of deviation is I minus R, ये पता है आपको। देखो हमारा इंटरेस्ट क्या है, हमको फाइंड करना है d फाइंड करना है, मतलब डिस्टेंस mn फाइंड करना है, दिस इज व्हाट वी नीड, हमको ये फाइंड करना है, राइट? ये एंगल कितना? ये 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों? क्योंकि मैंने एक पॉइंट से सामने वाली लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो 90 होगा ऑफ कोर्स, तो 90 डिग्री। अगर मैं ट्रायंगल OMN कंसीडर करता हूं और इसमें मैं साइन ऑफ डेल्टा देखता हूं, व्हाट इज साइन? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज अपोजिट साइड? अपोजिट साइड इज MN, डेल्टा का अपोजिट MN है, तो MN अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज OM है, राइट? So we have OM as hypotenuse, right? Good. Therefore, you will have, आपको यहां से मिलेगा OM MN equal to OM into sin delta, right? Therefore, MN क्या है? MN तो D है, और D मतलब lateral shift है, यही फाइंड करना था। तो ये आपको मिल जाएगा यहां से OM साइन डेल्टा, बट डेल्टा क्या है? डेल्टा है I माइनस R। अब आप ये दूसरा ट्राइंगल उठाओ, यू टेक दिस सेकेंड ट्राइंगल OPM, ये ट्राइंगल, और यहाँ पे आप cos थीटा की बात करो। मैं क्यों cos थीटा बोल रहा हूं? देखो बात ये है कि लैटरल शिफ्ट मतलब ये जो डिस्टेंस d है, ये हमको नॉन पैरामीटर के टर्म में चाहिए ना, जो पता होगा। थिकनेस ऑफ स्लैब पता नहीं भी होगा तो मेजर कर सकते हो, यूजिंग वर्नियर कैलिपर कर सकते हो। मतलब मुझे मेरे फाइनल इक्वेशन में थिकनेस चाहिए। अगर मैं इस ट्रायंगल में
OPM में अगर मैं वापस साइन ले लूं तो अपोजिट साइड मतलब PM, हमको पता है कि PM नहीं पता। कॉस लेने से क्या होगा, इफ आई टेक कॉस, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ कॉस? एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड मतलब कौन सा साइड? O से P तक। ये क्या है? ये थिकनेस है स्लैब का जो मैं मेजर कर सकता हूं। इसलिए फ्रॉम ट्राइंगल OPM, so in triangle OPM, if I take cos of R, adjacent side which was OP upon hypotenuse which was OM, और OM ही चाहिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के लिए, तो आपको मिल जाएगा OM is equal to OP by cos R, but OP was thickness, thickness by cos R. So therefore lateral shift D is OM, which is T by cos R sin of I minus R. ये मिल गया lateral shift, या तो आप इसको लिख सकते हो D equal to T 1 upon cos R is sec R, तो sec R into sin of I minus R. ये दोनों फॉर्मूला आ गया lateral shift की। तो मैं डायरेक्टली आपको फॉर्मूला लिख के दे सकता था, हाँ ऐसा है, रे ऑफ लाइट आया, ग्लास से पास हुआ, वो बेंड हुआ, फिर वापस बेंड हुआ, मतलब इमर्जेंट रे जो है, ये रे जो है ये ओरिजिनल डायरेक्शन को पैरेलल है, तो कितने से शिफ्ट हुआ D, और उसका फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला है T sec R sin of I minus R। खत्म। क्योंकि मॉड्यूल में मैंने वैसे लिख के दिया आपको बुक में, पर ये जरूरी होता है आपको पता ना कि डिराइव कैसे करोगे, क्योंकि दिस इज हाउ यू डेवलप स्किल्स ऑफ डेवलपिंग ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट इज टू डेवलप स्किल्स ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन। तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करें? मुझे क्या चाहिए था? मुझे D चाहिए था, मतलब लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट लेकिन इन टर्म्स ऑफ नॉन पैरामीटर, मतलब नॉन पैरामीटर क्या है? थिकनेस। थिकनेस नॉन है ना, मुझे मेरे क्वेश्चन में PM आ जाता तो क्या काम का था मेरा PM? मुझे पता ही नहीं PM डिस्टेंस, व्हाट इज द यूज? जो पता हो वो चाहिए। तो इसलिए क्या किया? सिंपल है। इसमें पहले डेल्टा कैसे आया वो तो पता ही है आपको, I और ये R प्लस डेल्टा इक्वल है, इसलिए पहले ही बता दिया था मैंने। एक बार ये ट्राइंगल लेना, साइन डेल्टा यहाँ पे फाइंड करना, दूसरी बार दूसरा ट्राइंगल लेना, कॉस R यहाँ पे फाइंड करना। यहाँ पे जब साइन लोगे, यहाँ पे जब कॉस लोगे, तो उन दोनों में एक साइड हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस मतलब OM OM कॉमन आता है, तो OM कॉमन आएगा। तो दिस इज हाउ यू सॉल्व। टेक वन फर्स्ट ट्राइंगल OMN साइन डेल्टा, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। अपोजिट साइड क्यों चाहिए? क्योंकि अपोजिट साइड ही तो लेटरल शिफ्ट है। टेक अनदर ट्राइंगल एंड फाइंड कॉस ऑफ R। वाई कॉस ऑफ R? बिकॉज उसमें से हाइपोटेन्यूस हमको OM चाहिए था, इसलिए हमने अप्लाई किया। दिस इज हाउ यू गेट lateral shift। अब एक चीज है which is normal shift। नॉर्मल शिफ्ट, लैटरल शिफ्ट और नॉर्मल शिफ्ट में एक छोटा सा डिफरेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेक दिस ग्लास स्लैब अगेन। तो ये हमारे पास ग्लास स्लैब है। अब सिर्फ इतना ही है यहाँ पे, पहले ये जो ग्लास स्लैब था, रे ऑफ लाइट ऐसा आ रहा था। अब हम इस ग्लास स्लैब को लेंगे, इसको ऐसा रखने वाले हैं, मान लो, ओके, मोर और लेस, यस। नाउ इमेजिन हमारे पास इस ग्लास स्लैब पे पैरेलल रेज इंसिडेंट हो रहे हैं। सो यू हैव, छोड़ो पैरेलल नहीं लेंगे क्योंकि पैरेलल लेंगे तो कंफ्यूजन बढ़ेगा, कॉन्वर्जिंग ले लेते हैं। लेट मी टेक कॉन्वर्जिंग रेज। तो सबसे पहले मैं इस ग्लास स्लैब को यहाँ से हटा देता हूँ। तो आइडिया सिंपल, वेरी सिंपल। हमारे पास इनिशियली ग्लास स्लैब नहीं था और हमारे पास कॉन्वर्जिंग रेज थे, तो वी हैड कॉन्वर्जिंग रेज। तो ये कॉन्वर्जिंग रेज यहाँ पे आए और यहाँ पे आके वो कॉन्वर्ज हो गए, राइट।
दिस इज इन एब्सेंस ऑफ ग्लास स्लैब। हमारे पास ग्लास स्लैब नहीं था, तो कॉन्वर्जिंग रे ऑफ लाइट आ रही है और वो एक किसी पॉइंट पे, लेट अस से, इस पॉइंट को मैं नाम ही दे देता हूं, लेट अस से ओ पॉइंट पे आके कॉन्वर्ज हो गए इन एब्सेंस ऑफ ग्लास स्लैब। लेकिन अगर ग्लास स्लैब होता तो उस केस में, because of refraction, what is refraction? Light is traveling from, इस इंटरफेस पे देखोगे, ये नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूं मैं, दिस इज नॉर्मल, नॉर्मल टू द सरफेस। जहां पे लाइट इंसिडेंट हुआ है वहां पे नॉर्मल ड्रॉ करना होता है, तो लाइट इंसिडेंट जहां जहां पे हुआ मैंने वहां वहां पे नॉर्मल ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया है। बट बिकॉज ऑफ ग्लास स्लैब, लाइट जब ग्लास स्लैब पे इंसिडेंट हुआ, ओके, तो लाइट के साथ क्या होता है, यू ऑलरेडी नो, लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। अवे फ्रॉम नॉर्मल होता है ना लाइट बेंड, whenever light is traveling from rarer to denser medium, whenever light is traveling from rarer to denser medium, it bends away or towards। ये अच्छे से पता होना चाहिए आपको, you should know this always, okay, otherwise confusion create हो जाएगा। so it bends towards normal, तो लाइट का एक्चुअली बेंडिंग हो गया, तो लाइट जाना चाहिए था ओ पॉइंट पे, लेकिन लाइट हो गया बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। टूवर्ड्स नॉर्मल लाइट बेंड हो रहा है, तो लाइट हो गया बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। अब वापस जब दूसरे साइड पे पहुंचा लाइट, मैं वापस यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ये नॉर्मल आ गया यहाँ पे, नॉर्मल नॉर्मल। अब लाइट जो रे है, इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, it bends away from normal, it bends away from normal, this is very important thing, so it bends away from normal, and then मान लेना वो जो भी है, you have to understand this in a proper way। तो इसका मतलब ओरिजिनली जब ग्लास स्लैब नहीं था तो उस केस में ओ पॉइंट पे कॉन्वर्जेंस होने वाला था, लेकिन ग्लास स्लैब होने की वजह से ये जो रे है ये कॉन्वर्ज हो रहे हैं ओ डैश पॉइंट पे, मतलब देयर इज सम शिफ्ट एंड दैट शिफ्ट आई एम शोइंग हियर, सो दिस इज दैट शिफ्ट। तो इतने डिस्टेंस से शिफ्ट हो गया पॉइंट ऑफ कॉन्वर्जेंस, और इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट, डिनोटेड बाय एक्स। तो नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला मैं डिराइव नहीं करूंगा, इट इज सिंपल, you can just write it like 1 minus 1 by mu times of t, that's it, where t is of course thickness of this slab, okay। आइडिया मैं वापस बता रहा हूं, आइडिया बहुत सिंपल है। आइडिया ये है कि अगर हमारे पास, if we had two rays, ये स्ट्रेट लाइन ले रहा हूं मैं, और हमारे पास दो रे ऑफ लाइट है, वो एक पॉइंट पे कॉन्वर्ज हो रहे थे जब यहाँ पे बीच में कोई भी ग्लास स्लैब नहीं था, लेकिन ग्लास स्लैब के आने की वजह से दो बार उनका रिफ्रैक्शन हुआ, एक बार पहली सरफेस पे फिर दूसरी सरफेस पे। तो O की जगह पे instead of converging at O, these two rays are now converging at another point O dash, मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्वर्जेंस शिफ्ट हो गया, उसको बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट, एंड दैट नॉर्मल शिफ्ट इज गिवन बाय दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, x is equal to 1 minus 1 by mu, where mu is refractive index of material of this glass। जो ग्लास है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है mu, तो दिस इज नॉर्मल शिफ्ट। सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, ओके। सो ओके, तो अब हम स्टार्ट करेंगे और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, और दैट इज रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ। ये बेसिकली बहुत जगह पे आपने देखा होगा, जैसे जैसे पानी में कॉइन गिर गया, तो जितना
ओरिजिनल डेप्थ होता है उससे काफी कम अपीयर होता है, राइट? तो बहुत नीचे भी होगा तो आपको लगेगा नहीं पास में है। तो रियल डेप्थ इज द रियल डेप्थ इज द रियल डेप्थ, मतलब एक्चुअल डेप्थ, और apparent depth is a depth at which the object appears. तो रियल डेप्थ एंड apparent डेप्थ हम बोलते हैं। इसमें हम दो केसेस देखेंगे, तो वी हैव टू टॉक अबाउट टू डिफरेंट केसेस हियर, और दोनों केसेस बहुत सिंपल है, तो सिर्फ समझ लेना इसको, बहुत सिंपल सी चीज है ये। वी विल टॉक अबाउट टू डिफरेंट केसेस हियर। केस नंबर वन, जब ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है और ऑब्जर्वर रेयर मीडियम में है। सो you will have to talk about two cases here. One, when object is in denser medium and observer is in rarer medium, और एक उल्टा केस, object is in rarer medium and observer is in denser medium. Example, simple example. मान लो आप स्विमिंग पूल के बाहर खड़े हो और स्विमिंग पूल में एक कॉइन गिर गया, तो आप उस कॉइन को देख रहे हो, तो यू आर ऑब्जर्वर, आप एयर में हो मतलब रेयर मीडियम में हो, और कॉइन जो है वो वाटर में मतलब डेंसर मीडियम में। तो ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम, ऑब्जर्वर इज इन रेयर मीडियम। तो लेट मी सी इफ आई हैव समथिंग व्हिच आई कैन टेक। सो दिस इज दैट थिंग आई कैन यूज। तो ऐसा केस है बेसिकली, this is something like this. Okay, so in this case what you can say is, ये आ गया आपका डेंसर मीडियम। मान लो इस मीडियम में एक कॉइन है, यू हैव अ कॉइन विच इज ओवर हियर, नीचे गिर गया कॉइन, राइट? तो इस कॉइन का रियल डेप्थ कितना होगा? रियल डेप्थ इतना होगा, मतलब स्विमिंग पूल का डेप्थ जितना होगा वो रियल डेप्थ होगा। इसको नोटेशन के हिसाब से डी डैश बोलो, डी बोलो, एच बोलो, आपके ऊपर है। आई विल कॉल इट एज डी, रियल डेप्थ। लेकिन जब ऑब्जर्वर देखता है ऊपर से, तो ऑब्जर्वर जो है वो ऑब्जर्वर इस कॉइन को यहां से देख रहा है, तो दिस इज ऑब्जर्वर। सो ऑब्जर्वर इज हियर। अभी आपका कॉइन गिर गया तो आप देखोगे ना अंदर कॉइन है ना, तो उस ऑब्जर्वर को ऐसा अपीयर होता है कि कॉइन जो है वो समवेयर ओवर हियर है, मतलब उसको पास में दिखता है, राइट? तो दैट इज कॉल्ड एज एपरेंट डेप्थ। तो ये हो गया एपरेंट डेप्थ, इसको मैं बोल देता हूं डी डैश, राइट? तो व्हेनेवर object is in denser medium, observer is in rarer medium, in that case real depth is greater than apparent depth. तो पहले तो real depth क्या है, मतलब object appears nearer, real depth को मैं d बोल रहा हूं, और apparent depth को मैं d डैश बोल रहा हूं। ओके, तो इन दिस केस रियल डेप्थ आर डी, मैं शॉर्टकट यूज करूंगा अगली बार से, रियल डेप्थ आर डी, एपरेंट डेप्थ ए डी। एपरेंट एज इट अपीयर्स, रियल डेप्थ इज ग्रेटर देन एपरेंट डेप्थ। दिख ही रहा है ना, कॉइन एक्चुअली बॉटम ऑफ स्विमिंग पूल पे है, हमको दिख कर रहा है, हमको शिफ्टेड दिखता है, हमको पास में दिखता है। तो रियल डेप्थ जो है, रियल डेप्थ इज मोर एज कंपेयर टू एपरेंट डेप्थ। सो कॉइन या फिर ऑब्जेक्ट अपीयर्स नियरर, ऑब्जेक्ट अपीयर्स नियरर या फिर क्लोजर। और ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज शिफ्ट एस, इसको बोलते हैं शिफ्ट एस। ओके, एंड ऑल्सो इस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिफाइन कैसे करते हैं? तो इन दिस केस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज
तो इस केस में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू को, किसका म्यू, एयर का नहीं, ऑफ कोर्स ये जो भी मीडियम है वाटर उसका। तो इन दिस केस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा मीडियम का होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज डिफाइंड एज रियल डेप्थ अपॉन apparent depth, real depth upon apparent depth. This is equal to d upon d dash. Okay, so therefore shift s is equal to, shift कैसे निकालोगे, total distance minus this distance। तो shift क्या होगा, shift होगा real depth minus apparent depth। रियल डेप्थ कितना है आपके पास, रियल डेप्थ है d और apparent डेप्थ कितना है d डैश। और यहां से फ्रॉम दिस इक्वेशन व्हाट डू यू हैव, यहां से आपके पास फ्रॉम दिस इक्वेशन यू हैव d डैश इक्वल टू apparent डेप्थ d डैश इक्वल टू d बाई म्यू, राइट। तो यहाँ पे डाल सकते हो आप d माइनस d बाई म्यू, यू कैन राइट। ओके, तो शिफ्ट is real depth minus apparent depth, that is d minus d dash, okay, and d dash is d by mu, so this is equal to d common 1 minus 1 by mu। ये आपके पास आ गया shift का फॉर्मूला। तो you have formula for shift here, okay, important है ये, this is really important। Now one more thing that we have to find, normally क्या होता है, नॉर्मली हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू या तो वाटर का होगा या तो कॉइन का होगा, क्यों, सॉरी ग्लास का होगा। क्यों ऐसा, कॉइन कहाँ गिरेगा, वाटर में गिरेगा मैक्सिमम। या फिर क्या होगा, आपके पास टेबल है, टेबल पे कॉइन रखा है, उसके ऊपर आपने एक ग्लास रख दिया, ऐसा होता है ना नॉर्मली, तो शिफ्टेड दिखेगा हमको। तो हम वो स्पेशल केस डिस्कस कर लेते हैं, राइट। तो फॉर वाटर example number 1, so let's take examples उसमें example number 1 for water refractive index कितना होता है वाटर का, पता होना चाहिए, you should know this values now, 4/3 1.33। therefore shift s क्या था, d 1 minus 1 by mu, ऐसा था, where d is real depth, d 1 minus 1 4/3 4/3 ऊपर जाएगा, तो आपको मिल जाएगा शिफ्ट इज इक्वल टू d इंटू 1/4 मतलब d/4। मतलब ये इन शॉर्ट अगर एग्जांपल आया, देयर इज अ स्विमिंग पूल ऑफ टोटल डेप्थ 100 मीटर, इतना तो होता नहीं है लेकिन मान लो 10 मीटर मान लो, there is a swimming pool of depth 10 meter, a coin falls inside swimming pool and settles down at the bottom of the swimming pool, right? The image or the coin appears at, let us say, some distance d dash, find out the shift in this case। शिफ्ट कैसे निकालोगे, d/4, दैट्स इट, डायरेक्टली। टोटल डेप्थ क्या था 10/4 2.5। क्यों कर पाए, क्योंकि स्विमिंग पूल में तो पानी डालोगे ना, कि केरोसिन डालेंगे, पानी डालेंगे ना हम लोग, तो पानी वाटर के केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है 4/3। तो मैंने जनरल फॉर्मूला बना लिया, अगर वाटर है तो डायरेक्टली रियल डेप्थ बाय 4। दूसरा फॉर ग्लास ऐसा हो सकता है, हमारे पास एक कॉइन है, उसके ऊपर हमने एक ग्लास स्लैब रख दिया 10 सेंटीमीटर का, तो फॉर ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1.5 विच इज 3/2। तो शिफ्ट एस क्या आएगा, d इंटू 1 minus 1 by mu, मतलब ऑफ कोर्स ये आपको मिलेगा d 1 minus 1 upon 3/2 मतलब 2/3 ऐसा आएगा। therefore शिफ्ट एस आपको मिलेगा d 3 minus 2 1/3 d/3। ओके, तो अगर ग्लास स्लैब 10 सेंटीमीटर का है, राइट, तो यहाँ पे कॉइन था, उसके ऊपर एक ग्लास स्लैब था 10 सेंटीमीटर का, तो रियल डेप्थ तो 10 सेंटीमीटर है, लेकिन उस हम जब ग्लास के ऊपर से देखेंगे
तो हमको दिखेगा कॉइन है 10/3 3.33 सेंटीमीटर पे. सो यू विल सी, सॉरी, शिफ्ट विल बी 3.33. आई एम सॉरी फॉर दिस. तो शिफ्ट कितना हुआ 3.33. तो शिफ्ट आपको 3.33 मिल जाएगा. इन शॉर्ट मतलब एपरेंट डेप्थ आप फाइंड कर सकते हो. तो यू कैन फाइंड आउट एपरेंट डेप्थ फ्रॉम देयर. मैं वापस समझा देता हूँ. ये टॉपिक इजी है, इतना ही है इसमें. टू केसेस, ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम, ऑब्जर्वर इज इन रेयर मीडियम. ऑब्जेक्ट इन रेयरर मीडियम, ऑब्जर्वर इन डेंसर मीडियम. वो भी बताता हूँ केस. यहाँ पे सिर्फ होता क्या है कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो दूर या पास अपीयर होता है. इट जस्ट अपीयर्स क्लोजर और अवे डिपेंडिंग ऑन कंडीशंस. पहले केस में जब ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है तो हमको ऑब्जेक्ट पास में दिखता है क्योंकि हम ऑब्जर्वर रेयर मीडियम से देख रहे हैं, राइट. तो इस केस में रियल डेप्थ जो होता है ये एपरेंट डेप्थ से ज्यादा होता है. ऑब्जेक्ट अपीयर्स नियरर. तो इन रियलिटी कॉइन था यहाँ पे और हमको दिख रहा है यहाँ पे. तो शिफ्ट कितना हुआ, रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ. एंड बाय डेफिनेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ. तो आपको मिल जाएगा यहाँ से एपरेंट डेप्थ डी डैश इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन म्यू. ओके, तो एपरेंट डेप्थ यहाँ पे और म्यू यहाँ पे. तो एपरेंट डेप्थ इज रियल डेप्थ अपॉन म्यू. शिफ्ट कितना होता है, रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ. तो बस वो हमने शिफ्ट का फॉर्मूला बना लिया, डी इंटू 1 - 1 बाई म्यू. केस नंबर 2. अब केस नंबर 2 इज सिंपल. अब सिर्फ ऐसा करोगे, आप ऑब्जर्वर हो, आप स्विमिंग कर रहे हो, तो यू आर इनसाइड वाटर. ऊपर एक प्लेन उड़ रहा है. सो देयर इज एरोप्लेन विच इज फ्लाइंग बाय. You have a plane which is flying by. Okay, in this case the real height, मैं यहाँ पे height यूज कर रहा हूँ वर्ड. The real height of this plane is h, but this plane, ये जो plane है, it appears to us further away. हमको वो ज्यादा दूर दिखता है कंपैरेटिवली. तो इन रियलिटी ये जो प्लेन था, ये प्लेन मान लो दिस प्लेन was at distance, was at point O at height h, but it appears to be at O dash which is h dash. तो यहाँ पे रियल हाइट, यहाँ पे मैं हाइट वर्ड यूज कर रहा हूँ इंटेंशनली. रियल हाइट इज h. apparent height is h dash. और इस केस में रियल हाइट RH is less than apparent height AH. उधर उल्टा था, रियल डेप्थ वाज ग्रेटर देन एपरेंट डेप्थ. यहाँ पे रियल हाइट इज लेस देन एपरेंट हाइट. और यहाँ पे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, वाटर का ही. फिर ऑब्जर्वर रेयरर मीडियम में हो, ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में हो, हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम का ही फाइंड किया जाएगा. मतलब यहाँ पे क्या था, एयर. ऑब्जर्वर कहाँ था, एयर में था. तो लेट मी जस्ट टेक दैट अगेन. ऑब्जर्वर एयर में था. ओके, ऑब्जेक्ट वाटर में था. यहाँ पे ऑब्जेक्ट एयर में है, ऑब्जर्वर वाटर में है. कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट. चाहे ऑब्जेक्ट वाटर में हो या एयर में हो, हम हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का मतलब वाटर का ही फाइंड कर रहे हैं. तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या था, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ. यहाँ पे वो उल्टा हो जाता है, एपरेंट हाइट अपॉन रियल हाइट. ऐसा फॉर्मूला बन जाता है. एपरेंट हाइट कितना, h डैश. रियल हाइट कितना, h. तो आपको म्यू कितना मिला, h डैश अपॉन h. तो आपको h डैश रियल हाइट कितना मिला, म्यू इंटू h. ओके, राइट. सो शिफ्ट यहाँ पे ये शिफ्ट है s.
तो शिफ्ट आप लिख सकते हो शिफ्ट एस इज इक्वल टू एच डैश माइनस एच, और ऑलरेडी मैंने आपको बताया यहाँ पे कि एच डैश इज म्यू इंटू एच, तो आप यहाँ पे लिखोगे म्यू एच माइनस एच, मतलब म्यू माइनस 1 इंटू एच, ये बन गया फॉर्मूला। अब कुछ स्टूडेंट्स मुझे ये पूछते हैं हमेशा कि यहाँ पे भी हमने एपरेंट डेप्थ की जगह पे रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ पे भी हमने एपरेंट हाइट एच डैश की जगह पे रियल हाइट इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सब्स्टिट्यूट किया। तो हमने ऐसा क्यों किया? हम इक्वेशन को हमेशा रियल में क्यों ला रहे हैं? मुझे एक चीज बताओ, हमारे पास घर में पानी का टैंक होता है, राइट? उसमें कॉइन गिर गया, तो मैं उस के अंदर एक स्केल डाल के डिस्टेंस मेजर कर सकता हूँ ना, रियल डेप्थ। हम एक मीटर स्केल डालते जाएंगे अंदर जब तक वो बॉटम को टच नहीं होता, फिर हम मेजर कर लेंगे, हाँ रियल डेप्थ इतना है, राइट? वो मेजर कर सकते हैं। आपके पास उस टैंक में एक कॉइन गिर गया, आप ऊपर से देख रहे हो, आपको कॉइन शिफ्टेड दिख रहा है, वो सूडो इमेज होता है। ये जो है ना, ये फेक इमेज है, जैसे सूडो, ये सिर्फ इमेज है, रियलिटी में ऑब्जेक्ट वहां नहीं है, वो इमेज बना। फिर हम वो डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं कि हम डी डैश मेजर कर सकते हैं कि हम नहीं कर सकते? यू कैन नॉट डू दिस। तो आपको ये समझना है, इसलिए हम लोग इक्वेशन हमेशा उसी पैरामीटर के टर्म में लाते हैं जो हम मेजर कर सकते हैं। दूसरा, इफ यू लुक एट इक्वेशन ऑफ शिफ्ट, डी रियल डेप्थ मैंने अभी बताया कैसे मेजर करना है। म्यू, क्या हमको वाटर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं पता? पता है। उल्टा केस, मैं स्विमिंग कर रहा था, स्विमिंग करते करते आवाज है, ऊपर देख रहा तो प्लेन उड़ रहा है, राइट? करेक्ट? मुझे प्लेन दूर दिख रहा है, इन रियलिटी पास में है। तो हम ये एच मेजर कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं हम, नहीं तो हमारा दोस्त बोलेगा 2 किलोमीटर ऊपर है, 1 किलोमीटर ऊपर है, बोल सकता है, सम यूजिंग सम टेक्निक वो कर सकते हैं मेजर। और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर नहीं पता है, 4/3। तो दैट इज वाई हम हमेशा कोशिश करते हैं कि एपरेंट डेप्थ या एपरेंट हाइट फॉर्मूला में नहीं हो, ये दैट इज व्हाई यू डू दिस। तो अब एग्जाम्पल यहाँ पे भी सेम कैरी होंगे, तो एग्जाम्पल्स जो है दोनों केसेस में सेम होगा, सिर्फ इतना है कि दूसरे केस में हमारे पास केस ही उल्टा है, ऑब्जेक्ट रेयर और मीडियम में है। तो सिर्फ शिफ्ट का जो फॉर्मूला होगा, देखो शिफ्ट का फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो d की जगह पे h, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1 माइनस 1 बाय म्यू की जगह पे म्यू माइनस 1, इतना ही आएगा। तो सिर्फ फॉर्मूला विल चेंज, दिस इज गोइंग टू चेंज। तो इन दिस केस फॉर वाटर यू हैव म्यू माइनस 1 इंटू h, म्यू मतलब 4/3 माइनस 1 इंटू h, तो ये आ गया आपका h/3, और यहाँ पे म्यू 3/2 है, तो म्यू माइनस 1 इंटू एच मतलब 3/2 माइनस 1 इंटू एच, तो ये आपका आ गया h/2। तो ये चेंज आ गया आपका। तो शिफ्ट इन केस ऑफ वाटर, स्विमिंग पूल के अंदर से बाहर देख रहे हो, तो शिफ्ट इज h/3, मैं शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, h/3 है, वेयर h इज रियल हाइट। और ग्लास के नीचे से आप देख रहे हो, तो आपके ऊपर ग्लास है, उसके ऊपर ऑब्जेक्ट है एयर में, तो शिफ्ट इज h/2। so this is how you can find out shift. Okay, so there is little more to this topic, but हम वो नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करने वाले हैं। we are going to stop here for now.